2024 के इलेक्शन की तैयारियां भर चल रही हैं और इसी को लेके जो बीजेपी ने अपना एक एजेंडा सेट किया है 400 पार। 400 पार होने का मतलब है बीजेपी को इस बार 100 सीटें और चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी की जिससे हवा की उस टाइम बीजेपी की 303 सीटें आई थी 2019 में। 2019 में 303 सीटें आई, अब उसे चाहिए 400 पार का आंकड़ा। एक्सपेक्ट क्या कर रही है बीजेपी और कहां से आ सकती है उसकी सीटें और कहां से वो मजबूत है, कहां से कमजोर है। पॉइंट फर्स्ट, कांग्रेस की इतिहास में इस टाइम सबसे बुरी हालत है। जिस ग्राफ से कांग्रेस नीचे जा रही है वो इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पॉइंट टू, बीजेपी जिससे एक्सपेक्ट कर रही है कि 400 पार आएंगी, 100 सीटें इस बार और ज्यादा आएंगी। तो पॉइंट नंबर टू का मतलब ये है इसके जितने बड़े लीडर थे, जो एमपी एमएलए थे, वो सब आज बीजेपी में आ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, चाहे मध्य प्रदेश से ले लो या प्रवक्ता ले लो, राजस्थान से ले लो, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर राज्य से बीजेपी को कहीं ना कहीं में आए हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है कि बीजेपी 400 पार का सपना देख रही है। पॉइंट नंबर 3, कई अपोजिशन लीडर को टारगेट किया जा रहा है। कोई जेल में है, कोई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है, और भी कई लीडर हैं जिनके ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है। पॉइंट नंबर 4, जब जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुआ है, कांग्रेस बुरी तरह हारी है। इसका रिजल्ट आप दिसंबर में हुए विधानसभा के 5 राज्यों में देख सकते हैं कि कांग्रेस कहीं भी किसी भी राज्य में फाइट में भी नहीं आई। ये सब रीजन है बीजेपी के लिए कि वो ये सपना देख सकती है कि ये मुश्किल है बीजेपी के लिए, बट नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। वो देख सकती है ये वाला सपना कि वो 400 पार कर सकती है। अब थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालो कि बीजेपी ने 2019 के बाद से कहां पकड़ बनाई और कहां उसकी पकड़ कमजोर हुई। ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 400 पार का सपना देखते रहो, बट कहां से पूरा होने वाला है और कहां से कम होने वाला है। एक एक करके कई राज्यों की अगर बात करें, जो मोस्ट इंपोर्टेंट राज्य हैं, उन पे अगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ आ रहा है। इसका एक सबूत ये भी है कि अगर ऐसा नहीं होता, एक सबूत इसका ये भी है कि अगर बीजेपी कॉन्फिडेंट होती तो अपोजिशन को इतना टारगेट नहीं करती, अपोजिशन के अकाउंट सीज नहीं करती, बैंक अकाउंट सीज नहीं करती, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे टारगेट नहीं करती और नेताओं पे टारगेट ना करती। ये भी एक रीजन है बीजेपी के लिए कि कौन। और बीजेपी वैसे कितना भी चिल्ला ले कि 400 पार 400 पार, बट वो भी अंदर से ये वाली बात बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से वाकिफ है इस बात से कि अकेले 400 पार ना वो बीजेपी कर सकती है, ना अकेले मोदी जी कर सकते हैं। इसका जीता जागता सबूत यह है कि एनडीए ने 40 के आसपास पार्टियों से गठबंधन किया है। एक अकेला का जो नारा सुना था, वो एक अकेला नहीं, कुछ और पार्टियां हैं जो मिलके मोदी जी के साथ चुनाव लड़ रही है। बात होती कि बीजेपी 400 पार, तो बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। 40 पार्टियों के साथ कम से कम बीजेपी 100 सीटों पर गठबंधन करके लड़ रही है। अब वो गठबंधन जो बीजेपी का एनडीए का गठबंधन है, उससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो आपको 4 जून को ही कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात बनी है बीजेपी के लिए। ये 400 पार का नारा दे तो दिया, बट उससे करना कितना मुश्किल है। पेपर्स वर्क पे तो लगता है कि बीजेपी 400 पार है, लेकिन इस चुनाव के आईपीएल में, हर चुनाव के आईपीएल में क्रिकेट की तरह कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि 40 से 50% तक हमारे देश का वोटर चुनाव के कुछ दिन पहले तक, या यूं कहें कि चुनाव के कुछ घंटों तक ही मूड बनाते हैं कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। तो ये कह पाना भी मुश्किल है कि 400 पार। बहुत बड़ा रीजन है, इसी एक ओपिनियन की वजह से सारे के सारे प्लान बने बनाए ध्वस्त हो रहे हैं। पोल और एक्चुअल में जब वोटिंग होती है, लोगों के माइंड कब पलट रहे हैं, ये किसी को कोई इसका अंदाजा नहीं होता इस बात का। क्योंकि 2019 जैसी, सिवाय मीडिया या बीजेपी को छोड़ दें, तो कोई ऐसी हवा नहीं दिख रही है जिससे लगा जाए कि 400 पार। 400 पार के बाद अगर टोटल सीट की बात करें तो लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं। मेजोरिटी मार्क है 272 का। 272 तो सीटें आना मुश्किल है इस टाइम पे, लेकिन 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है उसके थोड़ा अगर बात बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल जो था, जो पैतरे चलने थे वो चल चुके हैं। हेमंत सोरेन जेल में है, केजरीवाल जेल में, बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी के अकाउंट फ्रीज हैं। जो नेता बीजेपी में जाने थे वो जा चुके हैं। तब भी ये 400 पार का आंकड़ा कितना मुश्किल है, ये थोड़ा आगे बताता हूँ। 543 सीटों में से 400 जीतने के लिए बीजेपी ने जैसे 2019 में दिल्ली में क्लीन स्वीप मारा, साथ ही सातों सीटें जीती। गुजरात में क्लीन स्वीप मारा, राजस्थान में क्लीन स्वीप मारा और कर्नाटका में क्लीन स्वीप मारा। और यूपी में 80 में से 62 सीटें जीती। बिहार में ऑलमोस्ट सीटें जीती, 2-3 सीटों, 4-5 सीटों का फर्क पड़ा बस।
लेकिन इस बार जो फैक्ट है वो 2019 वाले भी नहीं है। बालाकोट और पुलवामा जैसे फैक्ट भी नहीं है। उस टाइम पे लोगों के माइंड में एक चीज हुई थी, उस टाइम पे लोगों के माइंड पे उस चीज का असर हुआ था। नेशनलिज्म का बहुत फेम बना हुआ था और ऑपोजिशन पूरी तरह से बिखरी हुई थी। सब अलग अलग चुनाव लड़ना चाहते थे, उसमें सब प्रधानमंत्री बनना चाहते थे उस टाइम पे। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अखिलेश यादव, आरजेडी, सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार इन विपक्षी पार्टियों को इतना तो फायदा मिलेगा। इसके बाद भी अगर एक और बात बताएं कि बीजेपी को 400 पार करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसे साउथ की 130 सीटों पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां से आंकड़े बहुत तेजी से बदल सकते हैं। यहाँ पे एंड मौके की रिजल्ट किस तरफ जा रहा है, मैं सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ। काम आप लोगों को ही करना है जो वोट डालेंगे। साउथ की अगर 130 सीटों की अगर बात करते हैं तो बीजेपी का हमेशा से क्लीन स्वीप रहा है। ज्यादा बीजेपी की इधर पकड़ नहीं रही है किसी, क्योंकि बीजेपी के लिए अगर इधर से सीट इंक्रीज करनी है तो ये मामला बहुत क्रिटिकल बन जाता है और बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा इन साउथ के एरियो में। लेकिन जो दो स्टेट है तमिलनाडु और केरला, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे ये लगता है कि ऑलमोस्ट पुराने ही नंबर रिपीट होते देखे जा सकते हैं, जहां तक का एक ओपिनियन कहता है। उन सीटों पे अगर देखा जाए तो फिर से वही गठबंधन मजबूत लग रहा है जो 2019 में था। 2019 में साउथ का गठबंधन लगभग ठीक ठाक चला था, इससे बीजेपी को नुकसान भी हुआ था। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोशिश भी भरपूर कर रहे हैं कि साउथ से कहीं ना कहीं इंक्रीज बढ़ाया जाए। अब बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 0 सीटें लेके आए, क्योंकि वहां की दो रीजनल पार्टियां आपस में ही लड़ती रहती हैं और उनकी ही जीत होती है। इस बार टीडीपी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया और बीजेपी को 6 सीटें मिली हैं वहां से। तो बीजेपी को 6 सीटें मिली हैं टीडीपी से गठबंधन करने के बाद। उन 6 में से 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीडीपी के डिफेक्टिव कैंडिडेट हैं। डिफेक्टिव मतलब समझ सकते हो, वॉशिंग मशीन में धुल के बीजेपी के साइड आने वाले हैं। अब लोगों की लॉयल्टी और उन नेताओं की लॉयल्टी क्या कहेगी, ये तो आपको चुनाव के बाद ही पता चलेगा। उसी साउथ के एक कर्नाटका में दो ही बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। इस बार यहाँ पे जेडीएस और बीजेपी ने 28 में से 26 पे जीत हासिल करी थी। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। इस बार जेडीएस का बीजेपी से गठबंधन है, बेनिफिट है, इस बात का बीजेपी को बेनिफिट मिल सकता है। गठबंधन है बावजूद इसके लोकल कर्नाटका का ओपिनियन पोल बताता है कि बीजेपी को 2019 वाले रिजल्ट को दोहराने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कर्नाटका को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था और कांग्रेस की वहां पे सरकार बनी थी। और दूसरी बात ये भी है, कांग्रेस के पास वहां काफी बड़े लीडर हैं। वहां के सिद्धारमैया हैं जो सीएम है, और डीके शिव कुमार है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से ही आते हैं। अभी कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस ने यहाँ 5 गारंटी भी दी थी विधानसभा चुनाव में भी, और वो लागू भी हुई थी और उससे जनता का ध्यान खिंचा है कांग्रेस की पैटर्न पे। अगर कांग्रेस ने ढंग से वहां पे बैटिंग करी तो बीजेपी से 10 से 15 सीट छीन सकती है और इसका फायदा मिल सकता है कांग्रेस को। इसके बाद तेलंगाना में भी एक कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि बीजेपी को यहाँ 17 में से 4, कांग्रेस को 3 और बीआरएस को 9 सीटें मिली थी। क्योंकि इस बार हुए विधानसभा चुनाव में बीआरएस का मोरल डाउन है, हो सकता है इस बात का भी कांग्रेस को फायदा मिले। यही आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को इस बार साउथ से नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को इस बात का फायदा हो सकता है। यही आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी का 400, क्योंकि वो साउथ से ही डाउन होते होते दिल्ली तक पहुंचने की उम्मीद लगा रहे हैं विपक्षी पार्टियां। दूसरी तरफ आए उड़ीसा में इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं लग रही है। बदलाव की उम्मीद लग रही है तो पश्चिम बंगाल में दीदी वर्सेस मोदी खेला होवे, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीती, दीदी की टीएमसी ने 22 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी यहाँ लोकसभा चुनाव में। यहाँ भी इस बार दीदी वर्सेस मोदी हो रहा है, तो मुश्किल है कि बीजेपी को इस बार यहाँ से फायदा हो। तो अगर बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट में 25 सीट्स आती हैं और 25 सीट्स में उन 25 सीटों में एक राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर के नाम से ही ये सीटें कम होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि मणिपुर में क्या चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आप ये नहीं सोच सकते हो कि बीजेपी को फायदे वाली बात तो कोई नहीं सोच सकता, ये वाली बात तो तय है। और अगर उसने अपना ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली जो पिछली बार उसने जीती थी, तब भी 400 पार करने के लिए आपको यहाँ से कुछ बढ़त चाहिए, वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया की, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, हिंदी राज्य वाले। इन सीटों पे बीजेपी को 2019 में 50% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। यही रीजन था बीजेपी ने कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया था वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया वाली साइड, क्योंकि इस साइड के कुछ राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में अभी तक 50-50 का आंकड़ा बना हुआ है। जो रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज्यादा फेरबदल होने वाला नहीं है इसमें। 400 पार का आंकड़ा यहाँ भी फंसेगा।
बात करें अगर गुजरात की, गुजरात में भाजपा ने सीटें जीतनी वो तो तय है, हो सकता है वहां पे तो आंकड़ा पहुंच जाए, लेकिन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वहां पे अलायंस है, उसका तो कुछ उसका भी फायदा होगा विपक्षी पार्टियों को। 400 पार का आंकड़ा यहाँ भी थोड़ा धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर पंजाब की, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, अकाली दल भी अलग लड़ रहा है, क्योंकि अकाली दल का हमेशा से ही बीजेपी से गठबंधन हुआ करता था। इस बार उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया बीजेपी के साथ, और इसका रीजन ये भी है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी से अकाली दल ने कोई गठबंधन नहीं किया, तो यहाँ से भी कोई सीटें बीजेपी को आने वाली नहीं है, बात भी बिल्कुल क्लियर है। 400 पार का आंकड़ा यहाँ भी फंस रहा है। बात करें थोड़ा सा पंजाब से आगे चले तो जम्मू एंड कश्मीर से बीजेपी को कुछ मिलने वाला है नहीं। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख पे भी एक सीट के बारे में क्या ही बात होगी, कौन ध्यान देता है, एक सीट है लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख में अभी जो चल रहा है उस पर तो अवॉइड करना ही बेहतर है सरकार के लिए इस टाइम की जो सिचुएशन है, क्योंकि वहां पे लोग भूखे, क्योंकि लोग वहां पे भूखे अनशन भी कर रहे हैं। इस बात से बीजेपी को कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इस बात से बीजेपी को कोई मतलब है नहीं। तो चलो लद्दाख भी भूल जाओ। अब तीन हिंदी स्टेट के बैटल ग्राउंड को आप नहीं अवॉइड कर सके हैं, क्योंकि इन तीनों स्टेट्स में हर सीट मैटर करेगी, हर सीट इंपॉर्टेंट होगी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, क्योंकि इन तीनों स्टेटों में बीजेपी को सारी सीटें मिली थी 2019 में। अब इससे ज्यादा क्या ही मिलेगा, तो कहीं नुकसान होने के भी चांस हैं इन तीनों राज्यों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है दिल्ली में। यहाँ पे भी आंकड़ा फंस रहा है, दिल्ली में 7 सीटों पे। राजस्थान में बीजेपी भले ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हाल ही में असेंबली इलेक्शन जीती है, लेकिन बात यह भी है 2019 में कांग्रेस ने असेंबली इलेक्शन जीता था और लोकसभा चुनाव हार भी गया था, ये भी नहीं भूलना चाहिए। बीजेपी स्ट्रांग है, बट ग्राउंड रिपोर्ट के अगर देखें तो बीजेपी में बहुत इशू चल रहे हैं, जो इस बार बड़े लीडरों को अवॉइड किया गया, जैसे वसुंधरा राजे। तो इन सब चीजों का भी फर्क पड़ सकता है बीजेपी को। इश्यूज की अगर बात करें तो उनमें से एक स्कीम ये भी है कि अग्निवीर की स्कीम, और इन राज्यों में किसान आंदोलन का प्रभाव भी खूब पड़ा है। में भी 4 से 5 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। हरियाणा की भी बात करें तो बीजेपी के कुछ डिफेक्टिव नेता बीजेपी में आ तो गए हैं, उन्हें टिकट भी मिल गया, लेकिन बात यह भी है कि बीजेपी के कुछ अपने नेता भी नाराज हैं इस बात से। भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि 400 पार का आंकड़ा छोटा दिख रहा है। दिल्ली में तो ये वाली बात सभी को पता ही है कि दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को लोग भर भर के वोट देते हैं, लोकसभा में बट इसका उलट है, क्योंकि वही वोटर्स बीजेपी को भर भर के वोट देते हैं लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन अब एक बात ये भी तय है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट डिवाइड नहीं होगा, बटेगा नहीं। संपत्ति जरूर मिल रही है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट होने के बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी की आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, दिक्कतें आने वाली है बीजेपी को। अब ऐसा ही चल रहा है सेम झारखंड में, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी टूटी नहीं है। उन्होंने तुरंत अपना सीएम बदल दिया, सीएम ने इस्तीफा दे दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा का नया सीएम बन गया, पार्टी टूटने से बच गई। खतरे की घंटी झारखंड से भी है बीजेपी। बीजेपी 2019 में 14 में से 12 सीटें जीती थी, अब 12 सीटें वहां से जीती तो थी, लेकिन इस बार 400 पार का जो आंकड़ा है उसे देखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। उसे देख सारे आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी वहां से कम, क्योंकि बीजेपी को वहां से नुकसान होने वाला है। अब बात करें देश के सबसे बड़े राज्य की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 2019 में बीजेपी ने 80 में से 62 सीट जीती थी, और बीजेपी के साथ अलायंस वाले को, जिसका बीजेपी के साथ अलायंस था, और एसपी को मिली थी 5 और 10 मिली थी बीएसपी को। और पिछली बार का जो फायदा था एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था, इस बार तीनों अलग अलग है, क्योंकि इस बार जो गठबंधन है कांग्रेस और एसपी का है, समाजवादी पार्टी का। बीएसपी अकेले लड़ रही है, आरएलडी ने इस बार एनडीए का दामन यानी बीजेपी का दामन। दूसरी तरफ अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन की भी जो पूरी कोशिश रही थी कि बीएसपी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, बट मायावती जी ने तो साफ कर दिया था कि हमें तो अकेले लड़ना है, हम सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अगर विधानसभा के रिजल्ट देखें तो मायावती को कोई फायदा नहीं हुआ था अकेले लड़ने से। खैर विधानसभा और लोकसभा में दोनों के इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस बार का देखना है कि मायावती को कितना फायदा होता है और इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होता है। तरफ यह कि कांग्रेस एसपी का गठबंधन तो है, शेयर वोट शेयर मिल भी जाएगा, वोट शेयर बटेगा नहीं, लेकिन वोट शेयर नहीं है कि जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाए, क्योंकि रिपोर्ट्स ये दिखाती है कि जो बीएसपी अकेले लड़ रही है, जो नॉन बीजेपी वोटर्स है वो इस गठबंधन से फ्लेक्स होगा, उसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। दूसरी तरफ आरएलडी है, आरएलडी तो बीजेपी में शामिल है, बड़ी छोटी पार्टी है, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी ताकत है बीजेपी के पास, योगी मोदी फैक्टर की, और स्ट्रॉन्ग एक राम मंदिर और हिंदुत्व वाला मुद्दा है, इससे बीजेपी को फायदा होना ही होना है।
अब बीजेपी का कहना है कि 2019 वाला परफॉर्मेंस रिपीट ही नहीं करेगी, इससे ज्यादा ले आएगी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 80 की 80 लेके आ जाओ। ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि टोटल बीजेपी कवर करेगी। अब आप हिंदुस्तान का हर कोना लगभग क्रॉस कर चुके हो, बस दो बड़े राज्यों को छोड़कर, बिहार एंड महाराष्ट्र। इन दोनों राज्यों में मिला के टोटल 90 सीटें। एंड मौके तक किसी को ये पता नहीं चलता है कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि 2019 में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का अलायंस था और इस अलायंस ने 40 में से 39 सीट्स जीती थी। और वो सीटें जीतने के बाद कुछ टाइम बाद बीजेपी छोड़ती है, नीतीश कुमार महागठबंधन में आ गए कांग्रेस और तेजस्वी यादव के साथ। लगा कि अब कुछ बड़ा होगा 2024 में, क्योंकि अभी 24 दूर था बट दिल्ली दूर नहीं थी। वो फिर मानने से पहले तक लग रहा था कि बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, कि हो सकता है बीजेपी का क्लीन स्वीप हो जाए। उससे पहले वो पलटी मार गए। लेकिन एक फैक्ट है जो बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का जो काम हुआ है उसकी काबिले तारीफ है। जमीनी लेवल से लेके जो उन्होंने, भले वो हारे हों, उनकी सीट ज्यादा नहीं आई हो, बट ये भी बात ठीक है कि उनकी सबसे ज्यादा विधानसभा में सीटें आई हैं। बट एक उभरते नेता के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चित जो बिहार का एक नेता है वो है तेजस्वी यादव। और उनकी रैली में भी भर भरकर क्राउड दिख रहा है। अग्निवीर और रोजगार के मुद्दों पे खूब बात हो रही है। और तेजस्वी ने भी एक फैक्ट पे बात करी है, क्योंकि वो नेशनल मुद्दों पे ज्यादा बात ना करके बिहार के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, कि बिहार के मुद्दों पे ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में वर्कर्स हैं, बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं, बिहार के लोग ज्यादा पलायन करते हैं। इन सब मुद्दों पे तेजस्वी यादव ने ज्यादा बात करी है, तो जनता का ध्यान खींचा है अपनी तरफ। और दूसरी तरफ देखें तो जेडीयू की भी पहले जैसी कोई पकड़ नहीं बची है। डगमगा रहा है कि बार बार पलटी इधर से उधर मारने से थोड़ी प्रॉब्लम तो आ जाती है। जनता भी समझदार है, इतना भी बेवकूफ जनता को नहीं समझना चाहिए। और जो जेडीयू ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है डिपेंडेंसी की, जनता के ऊपर ना डिपेंड होकर वो बीजेपी के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो गए, इसका नुकसान जेडीयू को होगा, ये ग्राउंड रिपोर्ट्स कहती है। और जाहिर सी बात है, जब इतने सारे फैक्ट्स नेगेटिव हैं तो इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है। 20 सीट्स ऐसी हैं जहां पे बहुत क्लोजली फाइट होगी, और उन सीट्स का रिजल्ट आप पहले से तय नहीं कर सकते हैं। कोई फैक्टर उन्हें मजबूर, कोई फैक्ट उन्हें नहीं दिखा सकता है। वो ऐसे वोटर्स और वो ऐसी सीट्स जो हैंड टू हैंड आपको बदलते नजर आएंगे बीजेपी के खिलाफ। और जो बिहार में हाल है उसका प्रो मैक्स आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भी 2 शिवसेना हो गई, 2 एनसीपी हो गई। वहां की जनता को भी ये सब चीजें दिख रही हैं, और उद्धव ठाकरे के लिए जनता में सहानुभूति है। यहाँ पे 2019 में बीजेपी और शिवसेना अलायंस ने 48 में से 41 सीट्स जीती थी, और कांग्रेस और एनसीपी अलायंस को ओनली 5 सीट्स मिले। बट ये भी देखा जाए कि उन नंबर्स का आज की डेट में कोई महत्व नहीं है। ये वाली बात इसीलिए है कि जनता की जो सहानुभूति जो दिख रही है लोगों को, वो उद्धव ठाकरे के खेमे में जाती दिख रही है। कि कैसे पार्टी से जो नेता अलग तो हुए, बट शिवसेना ही 2 कर दी, एनसीपी ही 2 कर दी। इन सब चीजों का भी फर्क पड़ेगा यहाँ से भी। तो इन राज्यों में भी बीजेपी का 400 पार का आंकड़ा सपना का सपना ही होता हुआ दिख रहा है। ये फैक्ट, क्योंकि ये भी फैक्ट्स बताते हैं। बाकी जो सारे रिजल्ट आएंगे वो तो आप सबके सामने होंगे ही 4 जून को।